नमस्कार दोस्तों, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सचिन। आज आपको दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे एक वीडियो बना के लेकर आया हूं मैं, ऑक्सीजन प्लांट। यानी कि दोस्तों आपको पता है कि आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ रही है ना, वो ऑक्सीजन की है। और ये सिर्फ कोरोना की वजह से नहीं है दोस्तों, ऑक्सीजन प्लांट की डिमांड हर साल 15 से 20% बढ़ रही है। और सबसे ज्यादा जरूरी जो आज के टाइम पर है वो ये बिजनेस है। तो मुझे लगा इसके ऊपर एक टॉपिक बनाना चाहिए। और आज की वीडियो में दोस्तों मैंने जितनी भी चीजें इस प्लांट को लगाने में आप कर सकते हैं ना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनानी है, इसके बायर्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी मशीनें लगती हैं, उनकी कॉस्टिंग कितनी है, कितने बजट में ये काम शुरू हो सकता है और उसके लिए बना के करना क्या है, शुरुआत से लेके आखिरी तक एक एक पॉइंट बताया है। तो वीडियो को दोस्तों कोई भी पॉइंट मिस ना हो, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं शुरुआत करूंगा ऑक्सीजन प्लांट के बारे में। दोस्तों इसकी मैंने ना 4 स्टेप बनाए और बहुत ही, देखो वैसे तो ये साइंटिफिक वर्क है, लेकिन मैंने इसको इतनी इजी भाषा में समझाया है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो अनपढ़ ही क्यों ना हो, इसको लगा सकता है सिंपल वे में। और एक एक स्टेप में मैंने बताया है सारा, जितना भी ऑक्सीजन प्लांट के अंदर प्रोसेस होता है ना, मशीनरी खरीदने से लेके उसकी सेल करने तक कैसे कैसे होगा, सारा बताया मैंने। सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, अगर आपने इस प्लांट को लगाने की सोच रहे हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकली बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों इसकी नॉलेज ले लो। आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों की एयर से ही ऑक्सीजन बनती है। एयर के अंदर 21% ऑक्सीजन होती है, बाकी नाइट्रोजन और अदर गैसेस होती हैं। तो कम से कम इसकी नॉलेज ले लीजिए कि भैया वो क्या होता क्या है। अब इसकी नॉलेज कैसे लेंगे आप? आपको अपने आसपास किसी प्लांट में जाके घूमना पड़ेगा, प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा कि कितना एरिया चाहिए और मेरे पास कितना एरिया है, कितनी कितनी मशीनें लगेंगी, क्या क्या सेटअप है। हालांकि मैंने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है, जो अभी आपको दिखाऊंगा, उसमें इसके बारे में बताया है, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज होना जरूरी है। कम से कम इतना तो पता हो कि भैया एयर को कंप्रेस किया जाता है, फिर फिल्टर किया जाता है, फिर वो ठंडी हो जाती है तो वो ऑक्सीजन में बन जाती है और फिर इसको स्टोर करके आगे बेचा जाता है। तो ये बेसिक नॉलेज है, कम से कम ये जाके किसी भी प्लांट में ले लीजिएगा। फॉर्मेशन ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आपको नॉलेज मिल गई, आपको समझ में आ गया यार ये कम से कम 4 करोड़ के आसपास का बजट है, हम 4 लोग मिलेंगे, 4 लोग मिलकर इस काम को कर लेंगे। अब करना कैसे है, एक कंपनी बनानी है प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी की बात जो कर रहा हूँ, उसकी जो काम है ना, एक स्टैंडर्ड का काम है। आप इसको प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप फर्म बना के करना, मतलब मैं एडवाइस नहीं करता, करने को कर सकते हो, मना नहीं है लीगल में कहीं भी। लेकिन अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हो तो 4 लोग मिलिए, 4 लोग मिलिए क्या करिए, 25 लाख की शेयर कैपिटल रखिए और 1 करोड़ की कैपिटल रख लीजिए। कैपिटल इसे बोलते हैं शेयर कैपिटल, यानी आप 25 लाख मिला के भी 4 लोग मिलकर बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। जब आप प्राइवेट कंपनी बना लेंगे और 1 करोड़ का अपना फंड उसमें ले लेंगे एज ए शेयर कैपिटल, बाकी तो दोस्तों आपका लोन से काम हो जाएगा, जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप इसके बारे में लोन लेंगे कैसे और बैंक से बात क्या करनी है। मैं मान लेता हूँ आपकी यहाँ कंपनी बन गई, अब आपके पास नॉलेज भी आ गई, आपने कंपनी बना ली, अब आप तैयार हो गए हो कि भैया मेरे पास पैसा भी इकट्ठा हो गया है, बाकी मुझे लोन लेना है प्रोजेक्ट के लिए। अब मुझे क्या करना है, अब दोस्तों आपको बनानी है प्रोजेक्ट रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स के लिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैंने वीडियो बनाई थी मुद्रा लोन की, उसमें भी बताया था क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। स्टैंड अप इंडिया लोन की बनाई थी, उसमें बताया था। पीएमजीपी लोन की बनाई थी। तो मोर और लेस डॉक्यूमेंट्स सब में सेम ही है। डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों क्या होता है, अगले 6 साल की प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, जो डायरेक्टर हैं, जो कंपनी बनी है उनके डायरेक्टर के प्रोफाइल, उनकी क्या क्या नेटवर्क असेट्स है, उनकी कौन कौन सी आईटीआरस हैं, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो आपने बनाई है उसका मेमोरेंडम आर्टिकल। तो मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मेरी वीडियो में आके देख लीजिएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पूरी सेम डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ अलग से नहीं है। जो अलग से हैं वो मैं आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी बताने जा रहा हूँ। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन कौन सी मशीनरी चाहिए, क्या क्या डिटेल हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिख के देनी है, उसके बारे में एक एक पॉइंट आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों बताऊँ, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है ना, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों के लिए है। भाई जब मैं एयर से बनाऊंगा तो ऑक्सीजन भी आएगी और नाइट्रोजन भी आएगी, तो मैं दोनों प्रोडक्ट को ही बेचूंगा। तो मैंने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है दोस्तों, दोनों की कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए बनाई है। देखिए प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड मैंने ऐसे बनाया है, आपको बताना है कि ह्यूमन के लिए यूज़ के लिए बिल्कुल सेफ़ है, प्योरिटी है, 99 से 100% तक रहती है जो मैंने बनाई है। प्रोडक्ट कौन सा है, यानी कि क्या क्या बनाओगे, ऑक्सीजन है, लिक्विड में भी और गैसेस में भी, इंडस्ट्रियल यूज़ भी और मेडिकल यूज़ भी हो सकता है। कैपेसिटी जो मैंने बताई है वो क्यूबिक मीटर, ये जो कम होता है ना दोस्तों, इसे लिखा है क्यूबिक और मीटर में, यानी कि 7 लाख क्यूबिक मीटर का मैं प्रोडक्शन करूंगा पूरे साल में, अगर मैं ये प्लांट लगा लेता हूं तो। और नाइट्रोजन के साथ में दोस्तों मैंने 10 लाख रखा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रोपोर्शनेट में फ़र्क होता है।
प्रोजेक्ट कॉस्ट जो मैंने ली है 4,45,00,000 रुपए की। मैं दोस्तों यहाँ एक बात बता दूँ, मैंने ये जो फिगर ली है ना एस्टिमेट बेसिस पे ली है। इसकी प्लांट की कैपेसिटी, आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट, ये सब डिपेंड करेगा आपकी एरिया पे और कितना कैपेसिटी का आप लगाना चाह रहे हो, पूरा फ़र्क आ जाएगा। तो ये सिर्फ एक एस्टिमेट वैल्यू है। इसके बेस पे ये मत सोचेगा कि अगर मैं 7 लाख का और 10 लाख का लगाऊंगा तो मेरा 4,45,00,000 में काम हो जाएगा, क्योंकि कुछ पार्ट ऐसे हैं जो जिनकी कॉस्ट फिक्स है। तो एक आपको ओवरव्यू के लिए बनाया गया है। फाइनेंशियल ईयर दोस्तों 21-22 के हिसाब से प्रिपेयर बाय ऑब्वियसली एक्सपर्ट सी सचिन। सबसे पहले आपने बताना है इंट्रोडक्शन का मतलब दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की। तो आपको बताना है यहाँ पे कि किस बारे में बिजनेस कर रहे हो और जो गैसेस हैं जो भी हम बात कर रहे हैं वो कितनी % गैसेस हैं, इंडस्ट्री में उसका क्या रोल है, क्या चल रहा है, पूरा उसके बारे में डिटेल देना है। ज़्यादा नहीं, एक पेज का भी चल जाएगा या 5-6 लाइन का पेज दे दीजिए कि भैया ये गैसें होती हैं, ऐसे बनती हैं। जैसे मैंने शुरू के वीडियो में बताया था आपको कि एयर में से 21% ली जाती है, 17% नाइट्रोजन है, उसको फिल्टर किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, स्टोर किया जाता है, वो सब। दूसरा पॉइंट आपने बनाना है अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। दोस्तों ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट कह लीजिए या इसके बिजनेस की समरी कह लीजिए या एक लोन एप्लीकेशन का सबसे बड़ा पार्ट कह लीजिए। दूसरा आपने बताना है यूजेज इन द इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री में कहाँ का यूज़ है। भाई मैं बना तो रहा हूँ अपने प्रोडक्ट को, लेकिन कहाँ कहाँ बेच सकता हूँ ये इसमें दिखाना है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री, यहाँ पे यूज़ होता है ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का। जो शिपयार्ड होते हैं, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, यहाँ पे यूज़ होता है। केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। और सबसे ज़्यादा दोस्तों इस समय हॉस्पिटल में, वहाँ तो बहुत मारामारी हो रखी है, जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। तीसरा पॉइंट मार्केट आउटलुक, यानी कि मार्केट क्या है, जो इंडिया के अंदर मार्केट है ना वो क्या है, इसकी डिमांड कितनी है इस समय, उसकी सप्लाई कितनी है। इसके ऊपर मैंने एक नोट बना रखा हुआ है। मैं यहाँ पे सिर्फ एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। जैसे 6 लाख टन की चल रही है इस समय, या 9,000 टन की चल रही है, डिमांड चल रही है अभी 10,000 टन की और मेरी सप्लाई चल रही है 9,000 टन की, तो कम चल रही है। इसका पॉइंट बताने का पर्पज़ सिर्फ यही है कि भैया मैं जो प्लांट लगा रहा हूँ यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो मेरा जो प्लांट है ना रेडी टू मूव जिस दिन हो जाएगा उस दिन सेल शुरू हो जाएगी। मुझे किसी चीज़ की वेट नहीं करनी है। पार्टियों के नाम बताने हैं, इनके बारे में एक्सप्लेन करना है कि भैया BOC इंडिया है, आयोनेक्स है, जिंदल है, ये सब प्लांट लगा चुके हैं और इनका प्लांट खूब चल रहा है। 100% कैपेसिटी से काम कर रहे हैं ये और अच्छी सेल है। और जो इंडिया में ग्रोथ रेट है, मैंने शुरू में बताया कि 15 से 20% की पर ईयर ग्रोथ चल रही है, यानी कि हर साल बिजनेस। पिछले साल अगर 10 टन था तो इस बार चाहिए होगा 120 टन। 10 टन का मतलब 10 टन पहले चल रहा था इंक्रीमेंट के हिसाब से, अब 12 टन चाहिए होगा आपको। चौथा पॉइंट दोस्तों ध्यान रखना आपने, ग्लोबल इंडस्ट्रियल गैसेस मार्केट रेवेन्यू, यानी कि ओवरऑल जो ग्लोबल का है ना, 2-3 लाइन इस पर लिखने की ओवरऑल ग्लोबल के अंदर क्या चल रहा है इस समय इन गैसेस को लेके, जो बन रहे हैं, जो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं ऑक्सीजन की या नाइट्रोजन की। तो भैया किस तरह से अपना रेवेन्यू निकाल रहे हैं, इंडिया का कितना शेयर है एज कम्पेयर टू ग्लोबल। तो वहाँ पे आपने 1-2 लाइनों के बारे में लिखना है कि भैया मैं आज तो सिर्फ इंडिया में शुरू कर रहा हूँ, लेकिन ग्लोबल में भी अपनी पहचान बना लूँगा। यहाँ पे आपको इस चीज़ को दर्शाना है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में बताया दोस्तों, जो प्रोजेक्ट का प्रपोजल है जो मैं बैंक के पास लेके जा रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, मैं कौन कौन से प्रोडक्ट बेचूंगा। यानी कि शुरुआत में मैंने बताया ऑक्सीजन निकलती है, उससे नाइट्रोजन निकलती है, वो बेच सकता हूँ। थोड़ी थोड़ी गैसें हैं जो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए है, आप उसको भी बेच सकते हो। कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी का लगाऊंगा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भैया। 9 लाख क्यूबिक का, 10 लाख का, 5 लाख का। मेरे कॉस्ट कितनी है प्रोजेक्ट की, यहाँ पे मैंने बताया 4,45,00,000 का। मेरा अपना कंट्रीब्यूशन कितना है, एक ओवरव्यू देना है डिटेल के बारे में। एक पॉइंट जो आपको बता रहा हूँ ना यहाँ पे, ये एक पॉइंट समझाऊंगा डिटेल के अंदर। ये ओवरव्यू है। शुरुआत में दोस्तों ये इसलिए होता है कि कोई भी व्यक्ति शुरुआत में जब देखे तो उसको एक फिजिबिलिटी लगे, अच्छा लगे देखने में कि हाँ यार प्रोजेक्ट रिपोर्ट सही बनाई है, डिटेल में देख लूँगा, कोई बात नहीं। जैसे हम लोग वीडियो देखते हैं, हाँ आप हमारा यूट्यूब का थंबनेल देखते हो, उसे देख के आपको लगता है यार हाँ होगा। छठा पॉइंट प्रोजेक्ट कॉस्ट के बारे में। डिस्क्रिप्शन मैंने अमाउंट है, मैंने आपको बताया 4,45,00,000 की मैंने ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए मुझे 4 करोड़ की। भाई 4 करोड़ मेरा खर्चा इसमें आएगा सेटअप करने में, पूरा मशीन लेने में, जो भी है। इसका भी ब्रेकअप दिया है दोस्तों मैंने कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है, कंटीजेंसी क्या है, प्रीमियरली क्या है, मार्जिन क्या है। लेकिन समरी में देना है, शुरुआत में मुझे समरी आती है। तो मेरा ये 4,45,00,000 का प्रोजेक्ट है। मेरा अपना कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 1,45,00,000, जो मैंने आपको बताया कि आप कंपनी बना के इसको शुरू कर सकते हैं। और शुरुआत में आप 1,45,00,000 की शेयर कैपिटल रख लीजिए। दोस्तों ऐसा नहीं करना कि शुरुआत में ही 1,45,00,000 लगाने हैं। आप 10 लाख से कंपनी बना लीजिए, धीरे धीरे इसका फंड जैसे जैसे आएगा आपको अपनी कैपिटल डालनी पड़ेगी। आखिरी में समझाया मैंने कि 1,45,00,000 रुपये जो है ना, ये कब लगाना है, ये मैंने आखिरी में समझाया है।
तो वीडियो को आखिर तक जरूर देख लीजिएगा। 7वां पॉइंट दोस्तों आपने बनाया सेंसिटिव एनालाइज। अब भाई इसका क्या मतलब है सेंसिटिव? क्या मेरा बिजनेस सेंसिटिव है? दोस्तों इसमें बैंक देखना चाहता है कि यार ठीक है आज कोरोना है, ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है 10 से 15% 20% हर साल ग्रोथ रेट है, ग्लोबल में भी चाहिए, ऑक्सीजन सब जगह चाहिए, पर मान लो 1% अगर आपका ऑक्सीजन प्लांट नहीं चल पाया, दिक्कत आ गई, 50% पे क्या होगा, 20% पे क्या होगा, 15% पे क्या होगा, उस केस में क्या करेंगे? तो यहाँ पे आपने थोड़ा लिख के देना ओवरव्यू कि भैया अगर मेरा 20% पे काम करेगा तो इतनी सेल आएगी, उतनी सेल आएगी, मेरा खर्चा इतना कम हो जाएगा, मेरा स्टाफ इतना कम हो जाएगा। हल्का से ओवरव्यू देना है, बैंक इसको जरूर देखना चाहता है। अगला दोस्तों 8वां पॉइंट है रॉ मटेरियल के बारे में। आपको अपने रॉ मटेरियल के बारे में बताना है, जैसे नेम ऑफ प्रोडक्ट जो भी आप यूज़ करते हो, एयर है, जितने जितने लगते हैं साइंटिफिक के हिसाब से सारा इसमें लिखना है। उनके एड्रेस देने सप्लायर के विद फ़ोन नंबर, नाम लिखने हैं उनके, और कंफर्मेशन भी। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। लोग क्या करते हैं, गूगल से लिया, जनरली कॉपी पेस्ट मार दिया। भैया बैंक वाले को बताना पड़ता है कि मैं ऐसे ही नहीं आया आपके पास, मेरे पास सप्लायर भी अवेलेबल है, उनका फ़ोन नंबर भी है, ये उनकी कंफर्मेशन। अगर मैं प्लांट शुरू कर दूंगा ना तो उस दिन से मेरे पास सप्लाई आनी शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं है जी आपने लोन दे दिया, मैंने प्लान लगा लिया, मैं आवाज़ लगा रहा हूँ माल दे जाओ, माल दे जाओ, ऐसा नहीं है। मेरे पास कंफर्मेशन है, इसके बारे में पता करके ही जाएँ। मैंने पहले बता चुका हूँ, पिछली वीडियो में बनाया था, उसमें बताया था, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में बताया था। यूटिलिटी वाटर, दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा काम ना वाटर का है, जो इसमें लगता है काम, वाटर का काम बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। एक तो कूलिंग टावर के लिए चाहिए और एक ट्यूबवेल के लिए। तो इसके बारे में आपने बताना है कि भैया कूलिंग टावर में क्या क्या करूँगा, क्या खर्चा आएगा, कितने मीटर का लगेगा, कितने क्यूब का लगेगा, क्या कैपेसिटी है उसकी, खर्चा क्या है, वो सब। ट्यूबवेल का मेरे पास अवेलेबल है या नहीं है, या जिस जगह मैं लगा रहा हूँ वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है तो आपका प्लान लगेगा ही नहीं। तो आपको पता करना पड़ेगा भैया अगर ट्यूबवेल नहीं है तो पानी कहाँ से लाऊंगा। मान लीजिए इसके अंदर 50,000 लीटर पर डे पानी चाहिए, तो कहाँ से लाओगे भाई साहब, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। शुरुआत में आपको बताया था दोस्तों इंस्टॉल कैपेसिटी कि भैया मैं लगा रहा हूँ जो 7 लाख का ऑक्सीजन का हो गया, 9 लाख का हो गया। आपने इस तरह बताना है कैपेसिटी मेरी क्यूबिक मीटर पर आवर में कितनी है, अगर मैं नाइट्रोजन का भी कर रहा हूँ तो कितना है, अगर ऑक्सीजन कर रहा हूँ तो कितना है, टोटल यहाँ आ जाएगा आपका। प्रोडक्शन आवर्स कितने हैं मेरे, 3 शिफ्ट चलाऊँगा, 2 शिफ्ट, 1 शिफ्ट, जो भी है वो आपको लिखना पड़ेगा। कितने दिन काम करूँगा, मेरी एनुअल कैपेसिटी क्यूबिक मीटर में कितनी है और एनुअल कैपेसिटी टन में कितनी है, ये बताना है। ये एक ओवरव्यू देखते हैं ना बैंक वाला, समझ जाएगा कि भैया आपने वर्किंग जो करी ना बढ़िया करी है, प्रैक्टिकल करी है, कॉपी पेस्ट नहीं मारा है। एक साथ में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी दिखाना है। भाई पहले साल जो है 50% काम होगा, 60%, फिर तीसरे साल 70, चौथे साल 75। दोस्तों ये जो मैंने बनाया है ना, ये आपको बताना पड़ेगा कि भैया इतनी इतनी कैपेसिटी के साथ बढ़ूंगा मैं। ऐसा तो नहीं है मैं आज काम शुरू करूँगा, हालांकि अगर ये प्लांट आज लग जाता बाई चांस तो ये फिर आपका 100% होता कोविड की वजह से। और होता है इसमें दोस्तों 4-5 महीने लग जाते हैं प्लांट करने में। आज होता जल्दी लग जाए, 48 घंटे तक में लगा हुआ है हॉस्पिटल में दिल्ली में, 48 घंटे के अंदर सेटअप हो गया। लेकिन वो टीम अलग होती है, इक्विपमेंट अलग होते हैं, तो थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा कि ये 1 महीने में लग जाए तो ज़्यादा अच्छा है। 12वां पॉइंट है दोस्तों इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल। आपको बताना पड़ेगा भैया मंथ के हिसाब से कि मैं पहले महीने क्या करूँगा, दूसरे महीने क्या करूँगा, तीसरे महीने क्या करूँगा। अगर 1 महीने में लगाना चाह रहे हैं इसको, आपने कहा यार पूरी वर्किंग है मेरे पास, पैसा अवेलेबल है, सारे काम फटाफट कर दूंगा, कंसल्टेंट को अपॉइंट कर दूंगा। आप दिन के हिसाब से चार्ट बनाइए कि पहले दिन क्या करूँगा, पहले वीक क्या करूँगा, दूसरे वीक क्या करूँगा, तीसरे वीक क्या करूँगा, चौथे वीक क्या करूँगा, विद चार्ट के साथ कि भैया किस प्रोसेस में कब कब इम्प्लीमेंटेशन होगा, प्रोक्यूरमेंट कब होगी, मैन्युफैक्चरिंग कब स्टार्ट होगी, प्रोडक्शन कब स्टार्ट होगा, सेलिंग कब स्टार्ट होगी, पूरा। बैंक वाला कहेगा यार 1 महीने में काम शुरू कर देगा, ये पूरी डिटेल है, बायर की डिटेल है, सेलर की डिटेल है, सब कुछ है इसके पास। भैया लोन दे दो, लोन ले जा। कुछ दोस्तों लीगल कंप्लायंस हैं, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना उसकी लीगल कंप्लायंस करनी पड़ती है। यहाँ मैं बताता हूँ कि कौन सा लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन आपने इसमें कराने हैं। ये लिस्ट जो है ना, ये सिलेक्टिव लिस्ट है। हो सकता है जब आप काम शुरू करें आपको बहुत सारी चीज़ चाहिए होंगी, लेकिन ये तो दोस्तों मैंडेटरी है ही। लोन लेने से पहले, बिजनेस शुरू करने से पहले इन चीज़ों को जरूर कर लेना। GST सर्टिफिकेट मैंने साइड लिख दी है, आप यहाँ से ले सकते हैं। विलेज के NOC, अगर आप चाहते हैं आप किसी गाँव में लगा रहे हैं तो दोस्तों गांव पंचायत से एक विलेज का NOC मिलता है कि भैया NOC ले रहा हूँ, कल को आग लग गई, कुछ हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया या कुछ लॉस हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा उसका। आपने क्या सारी सेफ्टी बरती कि नहीं बरती है, तो विलेज का NOC मिलता है। ट्रेड लाइसेंस, जो वहाँ की लोकल अथॉरिटी है उसे ट्रेड लाइसेंस ले लीजिए, जो आपको परमिट करेगी कि हाँ भैया यहाँ पे आप ऑक्सीजन प्लांट लगाना चाह रहे हैं और उसको हम चालू करने के लिए दे रहे हैं। पोल्यूशन से NOC लेनी पड़ती है, ये तो बहुत जरूरी है दोस्तों। आप जानते ही होंगे कि किसी तरह का ऐसा कोई बिजनेस है जिससे पोल्यूशन को नुकसान होता है, क्योंकि आप एयर लेंगे, एयर से ही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बनेगी, तो आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा इसका।
फैक्ट्री का लाइसेंस लेने पर चलाने का हर एक स्टेट का अपना अपना होता है। वो आपकी फैक्ट्री में आएगा, इंस्पेक्शन करेगा और दे देगा। पावर लोड का दोस्तों हो सकता है आपको 13 वाट का, 13 किलोवाट का, 50 किलोवाट का, 100 किलोवाट का, जितनी कैपेसिटी का आप लगाओगे उतना चाहिए होगा। तो आपको इसके लिए भी एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी कि भैया इतनी अवेलेबल है या नहीं है। पता चला आपने वहाँ प्लानिंग कर ली सारी और आपको इसके लिए सैंक्शन नहीं मिला, मना कर दिया कि भैया इतनी तो अवेलेबल ही नहीं है। एक दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट उद्योग आधार मेमोरेंडम, जिसे हम बोलते हैं अपना MSME सर्टिफिकेट, वो जरूर ले लेना। सबसे पहले जैसे कंपनी बना लो ना, सबसे पहले ये लेना, क्योंकि इसी से सारा फायदा होने वाला है। पावर का दोस्तों मैंने बता ही दिया कि जो भी आपका लोड होगा 50 किलो का, 100 किलोवाट का, जो भी है उसका सैंक्शन लेटर ले लीजिएगा। 15वां पॉइंट मैन पावर, आपको बताना है कि भैया अगर मैं प्लांट लगा लूँगा ना इतनी कैपेसिटी का, तो मुझे इतने मैनेजर चाहिए, इतने क्लर्क स्टाफ चाहिए, इतना स्किल्ड चाहिए, इतना अनस्किल्ड चाहिए, इतने साइंटिस्ट चाहिए। पूरी मैंने डिटेल बनाई है सैलरी के साथ, अभी आगे आपको दिखाऊंगा। तो 15 पॉइंट में आपको बताना है कि मैन पावर कितना है। 16 पॉइंट दोस्तों कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट। मैं बात तो कर रहा हूँ कि भैया मैं जो प्लान लगाऊंगा ना वो 4 करोड़ 45 लाख रुपए का है। इसमें 1 करोड़ 45 मैं लगाऊंगा, 3 करोड़ बैंक से लोन लूँगा। भैया कहाँ कहाँ लगाओगे? जब बैंक वाला पूछो तो क्या जवाब दोगे? आप बताओगे भाई मान लीजिए मैं अपने गाँव में लगाऊंगा तो मुझे थोड़ा बहुत लैंड और साइट डेवलपमेंट के लिए खर्चा चाहिए होगा, सिविल कॉस्ट भी करूँगा, शेड बनाऊँगा, बाउंड्री बनाऊँगा, उसके लिए खर्चा चाहिए, इक्विपमेंट लाऊँगा और इलेक्ट्रिफिकेशन बिजली का काम सारा होगा, उसके लिए चाहिए। देखिए दोस्तों सबसे बड़ा खर्चा यही है, इक्विपमेंट का और इलेक्ट्रिफिकेशन का। बड़े बड़े इक्विपमेंट आते हैं इसके लिए। बाकी फिक्सर चाहिए होंगी, चेयर पेयर भला फलान, इनका बहुत चीज़ होती हैं। कंटीजेंसी 3%, ये क्या होता है भाई? कंटीजेंसी क्या होता है भाई? कंटीजेंसी दोस्तों होता है, ये सब बात तो कर रहा हूँ मैं, लगाते लगाते भैया आज है मान लीजिए 18% GST है, पता चला बीच में भैया GST का रेट क्या हो गया, उसका 28 हो गया, तो क्या करूँगा मैं? एप्लीकेशन तो मैंने आज दी इसके हिसाब से, तो मैं बात करूँ आगे कि तो क्या होगा भैया, ये मैं रख रहा हूँ फ्यूचर में कोई प्राइस बढ़ गया उसके लिए, यानी कि एक तरह का प्रोविज़न है। एडवांस के अंदर 3% अपनी कॉस्टिंग फालतू लेके चल रहा हूँ। इसमें से अगर कुछ प्राइस बढ़ गया, मान लीजिए इसका ही बढ़ गया, इसका बढ़ गया, इसका बढ़ गया, GST की वजह से या किसी भी वजह से, किस ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, बहुत वजह हो सकती है, प्राइस बढ़ गया, तो मैंने उसका एक्स्ट्रा रख लिया। प्रीमियरली एक्सपेंसेस दोस्तों, मैंने कंपनी खर्चा करने से पहले तो खर्चा करा होगा, कंपनी बनी है उससे पहले एक्सरसाइज करी है। मान लीजिए मैं CA कंसल्टेंट हूँ, किसी ने मुझे अपॉइंट कर दिया अपने प्रोजेक्ट के लिए कि भैया इसके बारे में बताओ, ये होगा ही नहीं होगा, और मुझे पेमेंट कर रहा है, तो खर्चे बहुत सारे होते हैं। काम शुरू करने से पहले, कंपनी बनाने से पहले भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, कंपनी बनने के खर्चे बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं, उसको बोलते हैं प्रीमियरली और प्री ऑपरेटिव, यानी कंपनी बनने से पहले के खर्चे। एक मार्जिन है वर्किंग कैपिटल के लिए, ये रख लिया हमने कि भैया कितना मेरा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी हर महीने, उसके हिसाब से। तो मेरा 4 करोड़ 45 लाख का ये ब्रेकअप है। इन सबका ब्रेकअप मैंने बनाया दोस्तों, आगे एक एक पॉइंट का बिल्कुल बारीकी से, एक एक पॉइंट का वो आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए आगे पॉइंट 17वां जो मैंने पहला बताया ऊपर भी आपको, लैंड एंड साइट डेवलपमेंट। अब इसका ब्रेकअप क्या है? इन एक एक का ब्रेकअप है। सबसे पहले इसका ब्रेकअप, ये देखिए लैंड के अंदर दोस्तों क्या होगा, एक तो आप वही करोगे, इंटरनल रोड बनाओगे, अप्रोच करोगे कंस्ट्रक्शन के लिए, और लैंड डेवलपमेंट्स, ये आपको मैंने बता दिया मैंने आपको। अगला पॉइंट दोस्तों उसके अंदर सिविल वर्क का, जो मैंने आपको ऊपर भी दिखाया था। सिविल वर्क में क्या क्या होगा, बिल्डिंग का आप शेड बनाओगे, बिल्डिंग बनाओगे या शेड बनाओगे, कूलिंग वाटर खड़ा करोगे, कैपेसिटी का लिखना पड़ेगा आपको, कितनी किलो की कैपेसिटी का बना रहे हो, किलो का है या लीटर का है, और जो मशीन होंगी, कंप्रेशर है, मोटर है, MSB, टर्बो बूस्टर, एक एक पार्ट्स का नाम लिखा मैंने, एक एक पार्ट्स का। इस पार्ट्स में आपका कम हो सकता काम, लेकिन इससे ज़्यादा ना मशीनरी के अंदर जो भी मैंने लिखा है इस वीडियो में और रिपोर्ट में, इससे बाहर कोई भी पार्ट्स नहीं है जिसकी आपको ज़रूरत पड़े ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए। फाउंडेशन बनाओगे आप कोल्ड बॉक्स की, स्टोरेज टैंक के लिए फाउंडेशन बनाओगे, तो ये आपका सिविल वर्क बन के तैयार हो जाएगा। जो पार्ट है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का। प्लांट एंड मशीनरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता रहा था बहुत महंगी होती हैं। देखिए दोस्तों सबके मैंने नाम लिख दिए हैं, मैं सबके नाम नहीं पढ़ रहा, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि बेसिक कॉस्ट कितनी है, उस पर टैक्स कितना लग रहा है, क्वांटिटी भी लिखी है यहाँ पे, मैं तो बताऊँ क्वांटिटी भी लिखी है। जैसे स्टोरेज टैंक है कितनी लीटर का है और कितनी क्वांटिटी है, एक कॉलम और बना लीजिए आप, अब यहाँ क्वांटिटी लिख दीजिए, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 नोट्स चाहिए, 5 नोट्स चाहिए, क्वांटिटी लिख दीजिए। ये सब आइटम है, और सबसे ज़्यादा महंगा यही है दोस्तों। अगर आप 4 करोड़ 45 लाख का जो मैं बना रहा हूँ ना, इसमें 3 करोड़ की कॉस्टिंग तो उसी की आ गई, 3 करोड़ से ज़्यादा की बल्कि, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, सबकी कोटेशन चाहिए होगी, बिना कोटेशन के बैंक वाले के पास चले मत जाना कि मैंने आइडिया लगाया था, गूगल पे टाइप किया था तो ये आ गया है, तो कोटेशन लेके जाना प्रॉपर तरीके से कंपेयर करके। इलेक्ट्रिफिकेशन, बिजली का काम, भाई सब स्टेशन लगेगा, उसके लिए तारे वारे लगाएंगे, जो भी चीज़ें हैं, कितने किलोवाट का वो लगा रहे हो आप, क्या नाम है, जो भी आपने लगाना है मीटर वगैरह, वो उसमें आ जाएगा। वाटर सिस्टम,
ऊपर मैंने बताया था ना वाटर लगेगा। अब वाटर में क्या क्या आएगा, ब्रेकअप बताया, पूरा ब्रेकअप मैंने। वाटर का इंस्टॉलेशन होगा, बोरवेल लगेगी, स्मॉल वाटर पंप लगेगा, मोनो ब्लॉक लगेंगे, वाटर ट्रीटमेंट प्लान लगेगा उसके अंदर, क्योंकि एनओसी लेते हो जब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, वो कहते हैं पहले वाटर ट्रीटमेंट प्लान देखा, जो पानी होगा उसका पैसे बिगा क्या करेगा, खेतों में बहा देगा, नदी में कहाँ भगा देगा। तो ये सब चीज़ आपकी लगेंगी, एक एक ब्रेकअप देना है, कितनी क्वांटिटी, क्या रेट है, और यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा। लेकिन दोस्तों मैंने करोड़ में बनाया है और लाख में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको हटा दीजिए, रुपीज़ में लिखिए, यहाँ पे लिख दीजिए 5 लाख, अगर 5 लाख है तो 50000 ऐसे करके लिख दीजिए। मैंने लिख दिया है क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट जब बनते हैं तो हम वहाँ पे अलग से लिखते नहीं, हम ऊपर लिख देते हैं लाख, क्योंकि वो अमाउंट फिर बड़ा दिखाई देता है, बैंक वाला घबरा जाता है बेचारा। वैसे बाकी एसेट्स मैंने बताया, कुछ फिक्स एसेट और भी हो सकती हैं। यहाँ पे जो आएगा ना दोस्तों अमाउंट टोटल जो आएगा, वो मेरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जो अमाउंट आ रहा है ना वही आएगा, यहाँ पे टोटल बैठेगा आपका, इन्हीं का टोटल मैंने वहाँ लिखा है। वो समरी थी और ये ब्रेकअप है उसका। भाई लेबोरेटरी के इक्विपमेंट चाहिए, फायर फिटिंग के इक्विपमेंट, वर्कशॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर, बिल्डिंग लाइटिंग अरेस्टर, ट्रांसपोर्ट टैंकर, ये सब चीज़ें, एल्युमिनियम विजल, ये सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी और ये आपका मैच होना चाहिए उससे। देखिए दोस्तों मैंने थोड़ा बहुत जो ट्रांसपोर्ट टैंकर है उसकी कॉस्ट का बता दिया है, ये लिक्विड नाइट्रोजन, ये टैंकर सारे बनेंगे, ये देखिए इनकी क्वांटिटी देखिए, मैंने रेट भी लिख दिया है, ये रेट लिख दिया मैंने। महंगे आते हैं थोड़े से, इसलिए बोला था कि कॉस्टिंग में फ़र्क आता है, महंगे आते हैं थोड़े से। 23वां दोस्तों कंटीजेंसी 2 से 3%। मैंने शुरुआत में बताया था भैया प्राइस बढ़ सकता है मेरा, आज मैंने कैलकुलेशन करी, आज आप मेरे से बात कर रहे हो सकता है जब आप वीडियो देखें तभी रेट बढ़ जाए, क्या पता चल रहा है इस समय, क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट तो इस समय हाई डिमांड पर है दोस्तों, हो सकता है बढ़ जाए, जब आप लेने जाएँ और बढ़ जाए, जीएसटी बढ़ जाए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाए, कुछ भी बढ़ सकता है इसका। तो 2 से 3% इसको हमेशा रखिए, सिर्फ इस बिजनेस में नहीं, कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए। 24वां दोस्तों प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस, इसका ब्रेकअप दिखाना आपने। मैंने पहले बता दिया था कि कंपनी बनने से पहले जितने भी खर्चे होते हैं सारे इसके अंदर आते हैं, एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट है, ट्रैवलिंग कॉस्ट है, आप बैंक के चक्कर लगा रहे हो उसका है, सब आता है इसके अंदर। आपने कोई रेंट पे जगह ले ली पहले से, भैया आपको लगा जगह खाली हो जाएगी यार, पहले ले लो। लीगल एंड प्रोफेशन, मैंने बताया कि मान लीजिए मेरे से कोई बात कर लेता है कि यार ये बताइए इसके बारे में, बिजनेस के बारे में क्या क्या करना है, और मुझे कोई 5 लाख दे रहा है, तो यहाँ मेरा खर्चा आएगा। अपफ्रंट फीस है, इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, IDC, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताता हूँ मैं आपको दोस्तों। एक चार्ट बनता है ये रहा, इसमें ये पता चलता है कि जो कंस्ट्रक्शन के दौरान इंटरेस्ट दिया जाएगा ना, यहाँ पे सारा खर्चा आता है कि पहले क्वार्टर में कितना, दूसरे में, ये मैं बना रहा हूँ ऐसे। मान लीजिए आप कहते हो भैया मैं तो 1 हफ्ते में बन जाएगा मेरा, मैं इतना एक्सपर्ट हूँ, तो फिर आप इसे डेज में बनाइए। यहाँ पे पता चलता है कि आपको कितना रुपये लगाना है, टर्म लोन कब कब लोगे यहाँ पे, और अपना पैसा कितना कितना लगाओगे। शुरुआत में मैंने आपको एक बात बताई थी कि 1,45,00,000 इकट्ठे नहीं लगाने, ये लगाने होते हैं थोड़े थोड़े करके, जैसे जैसे काम चलता रहेगा बैंक वाला लोन देगा आप दोगे। बैंक वाले की कंडीशन होती है लोन के केस में कि पहले आप जमा करो उसके बाद मैं जमा करूँगा, तो ध्यान रखना जब भी अगली इंस्टॉलमेंट आएगी पहले आप जमा कराओगे उसके बाद आपको टर्म लोन मिलेगा। तो ये चार्ट भी बना के देना आपने। 26वां, हालांकि मैं पहले बता चुका हूँ, एक बार दोबारा बता देता हूँ कि भैया 3 करोड़ का तो मैं लोन ले रहा हूँ, 1,45,00,000 का मेरा अपना पैसा है, मैं टाइम टू टाइम लगाता रहूँगा। यानी कि मैंने क्या करा, 50 लाख की कंपनी खुलवा ली, काम शुरू कर दिया, 25 लाख रुपये मैंने जमा कराए, 25 लाख मैंने जमा कराए, 1 करोड़ रुपया बैंक वाले ने दे दिया कि भैया तू 25 लाख जमा करा, 1 करोड़ रुपया मैं दूंगा, 4 गुना मेरा है, ऐसे चलेगा। और मेरी डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1 है, जो बिल्कुल स्टैंडर्ड है, बिल्कुल अच्छी मानी जाती है, इससे नीचे नहीं होनी चाहिए दोस्तों, खराब हो जाएगी वरना, ध्यान रखना। उसके बाद वर्किंग कैपिटल 27वां पॉइंट, भैया ये बताइए कि मेरे रिसीवेबल, फिनिश गुड्स, कंज्यूमेबल और क्रेडिटर, इनकी साइकिल क्या है, यानी कितने महीने में डेटर से पैसा आएगा, फिनिश गुड्स कब तैयार होगा, कंज्यूमेबल कब कब खराब होंगे, कब कब खरीदूंगा, और क्रेडिटर को पेमेंट कब कब करनी है। 28वां सेलिंग प्राइस। और दोस्तों जब पेज पे ना थोड़ी देर के लिए रुक के मैं ये कहूँगा आपसे कि ये ना आत्मा है किसी भी बिजनेस की, किसी भी बिजनेस की सेलिंग प्राइस आत्मा होती है। 90% बिजनेस ना इसी वजह से फेल हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता यार सेलिंग प्राइस क्या रखना है। तो सेलिंग प्राइस आपको हर एक प्रोडक्ट का रखना पड़ेगा जो भी है, और एज़ पर गवर्नमेंट। ध्यान रखिए दोस्तों, आज के टाइम पे गवर्नमेंट ने इसके रेट फिक्स करे हुए हैं, आप अपनी मर्जी से नहीं बेच सकते इसको। आपके स्टेट में हो सकता है डिफरेंस हो, लेकिन जो मेरी नॉलेज है इसका रेट फिक्स है और आपको उसी रेट पे बेचना पड़ेगा। तो अपनी मर्जी से रेट मत लिख देना, ध्यान रखना। 29वां पॉइंट दोस्तों सैलरी एंड वेजेस, मैंने शुरुआत में बताया था, देखिए मैंने सारी लिस्ट दी है, जितने भी लोग इसमें चाहिए होते हैं, कितने लोग रखोगे, सैलरी कितनी रहेगी और सैलरी पूरी साल की कितनी बनी, आपको पूरा ब्रेकअप देना पड़ेगा इसका। अदर डायरेक्ट कॉस्ट, कुछ अगर कॉस्ट और लगती है, आपको लगता है छोटे मोटे काम चलते रहते हैं दोस्तों। डेप्रिसिएशन, जो भी आप ले रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी, उस पर डेप्रिसिएशन जो लगाओगे उसकी कितनी वैल्यू ईयरली आएगी वो आपने लिखना है। 32वां सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड जनरल एक्सपेंस,
दोस्तों मान के चलता हूँ, जब बिजनेस शुरू करोगे कुछ ना कुछ तो प्रचार करना पड़ेगा ना, हॉस्पिटल में बात करनी पड़ेगी, इंडस्ट्री में जाके बात करनी पड़ेगी, तो आपको लिखना पड़ेगा कि भैया 10% जो नेट रेवेन्यू का है वो मैं खर्चा करूँगा उसके अंदर कम से कम सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में, और इतना खर्चा हो जाता है दोस्तों। 33वां सबसे इंपॉर्टेंट, 2 पॉइंट बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, 33वां और ये 34वां। सबसे पहले 33वां का बताऊँगा, ये जो है ना उस आत्मा के बाद, सेलिंग प्राइस के बाद, ये दूसरी आत्मा है दोस्तों। मुझे बैंक वाले को बताना पड़ेगा भैया 50%, 60%, 70%, 75 और 85 पे मेरा जो मैंने साल लिखे हैं 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, यानी कि 5 साल की मैं उनको ब्रेक इवन बता रहा हूँ कि भैया मैं ब्रेक इवन पे कब आऊँगा, यानी कि मेरा खर्चा कितना होगा, कॉस्ट कितनी आएगी, फिस्कल कितनी है और ब्रेक इवन में सेल कितना रहेगा, यानी कि मैं ब्रेक इवन में पहुँचूँगा कब, जब मेरा ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा, तेरा खर्चा निकालने के बाद, ये बना के देना है। और 34वां बहुत इंपॉर्टेंट, 9 साल की बनाइए ना, 10 साल की बनाना, 9 साल की नहीं 10 साल की बनेगी, ध्यान रखना, जितना ज़्यादा बनाओगे उतना अच्छा है। यहाँ आपने बताना है कि भैया मेरा इनफ्लो कितना रहेगा हर साल, कितना कितना पैसा आएगा, प्रॉफिट कितना रहेगा आफ्टर टैक्स, डेप्रिसिएशन ऐड कर दूंगा जब मैं इंटरेस्ट कर दूंगा, ये सब करने के बाद मेरा टोटल इनफ्लो कितना रहेगा, यानी कि जो मेरे पास पैसा आएगा, और मेरा आउटफ्लो कितना रहेगा। उसके बाद टोटल आउटफ्लो निकलने के बाद नेट कैश फ्लो आ जाएगा आपका यहाँ पे, जब आप माइनस कर लेंगे कि भैया मेरे हाथ में इतना कैश बच रहा है, तो ये प्रॉफिट नहीं है, ध्यान रखना, मैं फिर कह रहा हूँ ये कैश है, नकदी आपके हाथ में। और जब पूरे साल का आप निकाल लेंगे ना, तो आपका निकलेगा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि मेरा जो मैं पैसा लगा रहा हूँ उसके ऊपर कितना रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है, 12% आ रहा है नहीं आ रहा है, 15 आ रहा है नहीं आ रहा है, अच्छा है कि नहीं है, क्या मैं ब्याज निकाल पाऊँगा नहीं निकाल पाऊँगा, पता चला ही आ रहा है 2% और मैंने लोन लिया है 8% पे, तो भैया कहाँ से निकाल लूँगा मैं। तो ये ज़रूरी होता है, बैंक वाला 2 चीज़ें ये और ये ज़रूर देखता है, इसको डिटेल में अच्छे से एनालाइज करके प्रैक्टिकल बेसिस पे बनाइएगा। यहाँ पे दोस्तों मेरी पीपीटी खत्म होती है। तो दोस्तों प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो आपको मैंने समझाई है काफी डिटेल के अंदर, मैंने एक एक पॉइंट बताया है, जो अंदर की बारीकियां थी दोस्तों वो तो बिजनेस वाइज बिजनेस होगा और आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा। तो मुझे आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के बाद और डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताया पहले कि अटैच होंगे, उसके बाद आप लोन को अप्लाई कर सकते हो, और जैसे आप लोन को अप्लाई करोगे दोस्तों आपके पास सैंक्शन आएगी, आप इस प्लान के लिए प्रोक्योरिंग कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया था अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कि कुछ मेरे पास बायर और सेलर भी थे इस ऑक्सीजन प्लान के बारे में जो पहले लगा चुके हैं, लेकिन दोस्तों मैंने जानबूझ के उनके नाम और नंबर नहीं दिए, मैं देना चाहता था क्योंकि आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत चल रहा है, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं यहाँ पे उनके नाम और नंबर लिख दूँ और आप उनसे कॉन्टैक्ट करें और किसी तरह का फ्रॉड होता है तो आप बोलेंगे यार सचिन जी ने बताया था हमने कर लिया और ये फ्रॉड हो गया। तो अगर आपको फिर भी पर्सनली चाहिए तो आप मेरे से वैसे कमेंट बॉक्स में नहीं, पर्सनली मोबाइल पे भी नंबर उनके ले सकते हैं। दोस्तों प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो मैंने आपको समझाई है अभी, मुझे लगता है आपको काफी नॉलेज आई होगी इससे कि भैया एक ऑक्सीजन प्लांट अगर लगाना है तो उसके लिए किन किन बारीकियों का ध्यान रखना है। और दोस्तों मैं कहूँगा इसके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज जरूर लेना, किसी से भी जाके नेट पे पढ़ना है, और मेरा चैनल तो है ही और आप मेरे से डायरेक्ट बात भी कर सकते हो इसके लिए कि भाई इसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और साथ में दोस्तों एक रिक्वेस्ट जो करूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में और रिलेटिव्स में। तो दोस्तों शेयर करने का आपको सबसे बड़ा फायदा पता क्या होगा इस वीडियो का, जो मैं यहाँ बात कर रहा था कि 1 करोड़ रुपया भी मिनिमम तो चाहिए इस प्लान को लगाने के लिए, और 1 करोड़ रुपया मेरे पास नहीं है, तो आप अपने रिलेटिव्स को फ्रेंड्स को इसको शेयर करके उनको बता सकते हो कि भैया इस तरह का बिजनेस है, तो चल हम 4 लोग मिलते हैं, 25 लाख तू लगा, 25 लाख तू, 25 लाख तू, 25 लाख में, हम चारों मिलके 1 करोड़ से बिजनेस को शुरू करते हैं। तो आपको बताऊं कितना प्रॉफिट है इसमें मंथली, 4 लाख रुपए का। और वो तो इसलिए है क्योंकि जो रॉ मटेरियल का खर्चा होता है वो तो मेरा बच ही जाता है एयर की वजह से, और ये भी ध्यान रखना है इसमें ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन और बाकी गैसें भी बिकती हैं, तो बाय प्रोडक्ट में बड़ा फायदा होता है इसके अंदर। और दोस्तों ये बता दूं सिर्फ जरूरत आज की नहीं है, क्या सोचोगे भैया अब तो कोरोना खत्म हो जाएगा, इतना प्लान लगाएंगे 6 महीने लगेंगे तो ये बिजनेस का फायदा क्या है। दोस्तों ऑक्सीजन की डिमांड इंडिया में हर साल 15 से 20% बढ़ रही है, और इंडस्ट्री यूज तो हमेशा रहता है, हॉस्पिटल के साथ साथ इंडस्ट्री यूज बढ़ता जा रहा है स्टील के अंदर, लोहे में, हर जगह। तो दोस्तों मैं तो बड़ा हैरान था ये जान के कि दिल्ली के अंदर तो एक भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं है। मेरे क्लाइंट मुझे फोन करके बोल रहे थे यार हमें बता देते पहले, हम लगवा लेते सचिन जी, कितना फायदा हो जाता, आज बेसिक नीड तो लोग भी पूरी करते थे, पुण्य भी मिल जाता। तो दोस्तों अगर आप इसको क्या नाम है यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि मेरी कोई भी इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना करें, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।